दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे कि मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है, उसके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो हम मैट्रिक्स का पहले पूरा थियोरेटिकल पार्ट जो हमारा है उसको कवर अप करें, ताकि आपके दिमाग में क्या रहे, चीज़ें सारी बैठी हुई रहे कि चीज़ें एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं। आपका वेलकम अरुण देव क्लासेस, और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे, कौन कौन से आपके मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, वो सारे टाइप्स हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स का अलजेब्रा बेसिकली है क्या। तो अलजेब्रा और मैट्रिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो आपका कंडीशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन कब होगी, पहली चीज़ मैं आपको समझा दूं। ठीक, कोई भी दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी ऐड होगी जब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या है आपकी, जब दोनों क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। दोनों क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो दोनों क्या रहेगा, उनका ऑर्डर सेम रहेगा। उन्हें क्या रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा। जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा तभी वो दो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐड हो पाएगी। इज दैट क्लियर। तो देखते हैं जरा क्या कहता है आपका ये वाला पार्ट। ये कह रहा है लेट ए बी अ टू मैट्रिक्स ईच ऑर्डर एम एंड एन। आपको पता है कि m इंटू एन क्या डिनोट करता है, आपका ऑर्डर डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, ऑर्डर। व्हाट इज m, m इज अ नंबर ऑफ रो। ठीक है, और n डिनोट कॉलम। ठीक है, n क्या डिनोट करता है, आपका कॉलम डिनोट करता है। ठीक है, तो इसी को चीज को हम आगे पढ़ते हैं। इफ a इज इक्वल टू, देखो ए आई जे का मतलब क्या है, देखो ए आई जे का मतलब क्या है ना, ये आपकी पोजीशन बता रहा है कि जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन मैट्रिक्स के अंदर कौन सी है। मतलब देखो आई जो रहेगा, आई आपका डिनोट करेगा रो को। किसको डिनोट करेगा, रो को। जैसे यहाँ एम डिनोट कर रहा था रो को, वैसे आई करेगा रो को। और आपका जो जे है वो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं। अगर मैं बोलूं आपको A11 तो इसका मतलब क्या कह रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो हमारे पास क्या रहेगा, रहने वाला है। देखो AIJ का मतलब क्या है, अगर मैं इसको मान के चलूं एग्जांपल के लिए, A1 है, 2 है, A12 क्या है, A12 का मतलब पता क्या है। देखो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A B C D। अब देखो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे मैं लिखूंगा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A2, ये आपका है। अब मैंने यहाँ पे कहा A12 का मतलब क्या है कि आपका जो रो है वो फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। यदि मैं यहाँ पे क्या था A11 तो A11 मतलब मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो AIJ है ये क्या करता है, आपको डिनोट करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की मैट्रिक्स में पोजीशन क्या चीज़ कैसी है, कैसे वो लोकेट करता है। तो AIJ आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगी जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा और दोनों क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। हाँ, कंपल्सरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, ध्यान रखना, कंपलसरी भी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये इसकी मस्ट कंडीशन है। तो यही आपको कह रहा है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगी। क्लियर हो गया। तो MN क्या रहेगा, उनका ऑर्डर रहेगा। तो ये आपका अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर आपका मैंने दे रखा है 2/2। ठीक है, दूसरा मैंने बीच में एडिशन ले लिया और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली 5 6 7 एंड 8, ये मैंने ले ली। तो इसका ऑर्डर भी आपका क्या रहेगा, 2 × 2। इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2 × 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम। तो बेस सिंपल क्या करना है, ऐसे नहीं कुछ भी ऐड करोगे नहीं, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। फर्स्ट पोजीशन के फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ ही एडिशन होगा, सेकंड पोजीशन वाले का सिर्फ सेकंड पोजीशन वाले के साथ ही एडिशन होगा। तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो 5 + 1 आपका 6 आ गया है। ठीक है, 6 + 2 आपका 8 और 7 + 3 10 आपका आ चुका है।
और दूसरा के लास्ट क्या बचा, 8 + 4, ये आपका 12 आ चुका है। तो ये आपका रहेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 उसका ऑर्डर है, और ये वो दो मैट्रिक्स है, लेट इज A + B = C। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन रहती है आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। देखो दूसरा आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये भी हम देख लेते हैं। पहले जो आपके कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, यदि आप क्या कर रहे हो, सिंपल A + B कर रहे हो, A + B कर रहे हो, तो इक्वल रहेगा B + A के, B + A के। सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ, 2 + 3 यदि मैं करता हूँ तो वो 3 + 2 के इक्वल रहेगा, 3 + 2 के इक्वल रहेगा। पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में आएगा। किस में आएगा, मैट्रिक्स में आएगा। मतलब एडिशन की कंडीशन में आपके मैट्रिक्स अगर दो एडिशन करते हैं, A + B या B + A, तो दोनों इक्वल आते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मैंने पिछले वाले उसमें क्या किया था, दोनों को किया था, उनको हम अपोजिट भी कर सकते हो, तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, A + B = B + A। ये आपका कम्यूटेटिव है। सेकंड कहता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, A + B, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 2 + 3 को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, +1 ले लिया। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या किया, सेम रखा, बस लास्ट वाला को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तीनों का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 6 ही आ रहा है, इसकी देर भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन में आपके सारे लॉ फॉलो करते हैं। एडिशन में सारे लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन चेंज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन चेंज इसलिए होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँ कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एसोसिएटिव लॉ। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। अब देखो, यदि मैं क्या करता हूँ, किसी एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यदि मेरे पास कोई 0 मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी A मैट्रिक्स से क्या कर रहा हूँ, उसका एडिशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास A ही सिंपल बचेगा। मतलब मैंने 2 + 0 कर दिया, 2 + 0 कर दिया, तो मेरे बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, आपके पास 2 ही आ गया। एग्जांपल के लिए आप देखो, समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। सर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2, 1 2 3 4, ये मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें मैंने प्लस किया एक एटरी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 है, मतलब 0 मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो मेरे पास सिंपल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या रहेगी, मैट्रिक्स। तो यही वो लाइन कह रही है आपका कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका वो लाइन कह रही है। तो कहीं 0 ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स के साथ ही क्या कंडीशन होगी, अब अब एक चीज बताओ, 2 - 3 लिखो या -3 + 2 लिखो, दोनों चीज सेम है, सेम है। एडिशन में सब कुछ जायज रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप कह रहे हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज -1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -1, दोनों चीज़ सेम है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो यही जो चीज़ कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी, अब सब्ट्रैक्शन की बात है। सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, सिंपल माइनस करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कोई भी अगर मेरा मैट्रिक्स है ना, तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग। कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको डिनोट करते हैं हम AIJ। ठीक है, उसको मैट्रिक्स के अंदर AIJ में करो, एलिमेंट्स हमारे पास होता है M × N, M × N, ये ऑर्डर है आपका। M क्या होता है, N क्या होता है, यू नो वेरी वेल। एंड I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो आपका जैसे ही हमने क्या किया था, एडिशन में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिनोट कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, सेम ही है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग चीज़ हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लेट AIJ आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, और यदि मैं किसी डिजिट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसको इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ। क्लियर हो गया, जिसका ऑर्डर है M × N, M × N। यदि मैं इसको K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज K AIJ, और आपका बाहर क्या रहेगा, M × N। ये इसका आंसर है। अब इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, तो एग्जाम्पल हम लेते चलते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने K की वैल्यू रख ली 2, K की वैल्यू क्या रख ली, 2 रख ली। अंदर मैंने A रखा, यहाँ B रखा, C रखा और D रखा। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आ रही है, सब इसका ऑर्डर 2/2 का है, ऑर्डर 2 क्या है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2A 2B 2C 2D। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। तो ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका थॉट कह रहा है, जो डेफिनेशन कह रही है, उसको मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से क्या कर दिया, आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। तो हम ये कह रहा है कि अब कोई मैट्रिक्स है किसी एक कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, सेम आ जाएगा।
कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। क्लियर हो गया? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? देखो, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था एडिशन में? कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, उसी तरीके से सेम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो जाती है। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। एमसीक्यू में आपके पास क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन आपके पास दे देगा, ठीक है। लेकिन a प्लस बी का केस बहुत कम देता है, क्योंकि हर बच्चा जानता है, ठीक है। तो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि a b, यदि a और b का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डज नॉट इक्वल टू b और a, ठीक है। इनकी b a का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगा, इसके इक्वल मतलब नहीं रहेगा, पॉसिबल तो रहेगा लेकिन इक्वल रहेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अब मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? लेट सपोज मैं मान के चलता हूं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, m इंटू एन। क्लियर हो गया? और दूसरी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मैंने ले ली, ठीक है, जिसका ऑर्डर भी कितना है? m इंटू एन है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? यदि मैं मानता हूँ उसका रो आपका इसका 3/3 का है, इसका 2/1 का है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ठीक है। तो पॉसिबल कंडीशन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहली वाली मैट्रिक्स का, ठीक है, गौर फरमाएगा यहाँ पे, पहली वाली जो मैट्रिक्स रहेगी आपकी और उसका कॉलम और दूसरी वाली का रो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो यदि दोनों इक्वल होते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मेरे पास दे रखा है, ये आई जे मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/3, ठीक है। और दूसरी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास है 3 × 2, इसका ऑर्डर 3/2 का है, उसका ऑर्डर 2 × 3 का है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर यदि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम हो जाए तो मैं कहूँगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है दोनों सेम है, यानी कि m = n की कंडीशन जब आपकी आएगी तभी क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। पॉइंट शुड बी नोटेड, कीप इट इन योर माइंड। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आगे हम इसको क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे और अच्छे से सिखाऊंगा। पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ गया आपका, ए डज नॉट इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर हो गया? सेकंड एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, हाँ यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव में कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, सेम जैसे पीछे में पढ़ा था, ठीक है। फिर आइडेंटिटी की बात करते हैं, और आइडेंटिटी का एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और एक मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी में आई से नोट करता हूँ इसको, या इसको सिंपल आई लिखो, चलो आई से। इन दो का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आएगी वो मैट्रिक्स मेरे पास ए आई जे ही आएगी, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई मैट्रिक्स है, आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ए ही रहेगा। और आपको पता है कि जो आपका आई की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है आपकी 1001, जिसका ऑर्डर का भी कितना है 2 × 2 है। अगर मैं क्या करूं, आई स्क्वायर कर देता हूं तो इसकी वैल्यू भी आई के इक्वल ही रहती है, मतलब आई की पावर कुछ भी हो आई रहता है, इसलिए ही उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरी जो खासियत क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वही रहती है जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है। तो यहीं पे वो कंडीशन आपको दे रखी है, ए के इक्वल है। अब आप आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कैसे, जैसे ब्रैकेट जैसे हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पे ए है प्लस बी मेरे पास दे रखा है, तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ देन वी गेट 2a + 2b। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। सेम यही चीज़ यहाँ पे करेगी, ए बाहर था b + a, मतलब मेरे पास कोई मैट्रिक्स बाहर थी, अंदर दो मैट्रिक्स को पहले एडिशन किया, बाहर मल्टीप्लिकेशन, दोनों का वो अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सिंपल। अब दो तरीके हैं, या पहले आप इसको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, या पहले अलग अलग करके इंडिविजुअल्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वो आपका कौन सा लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। देखो, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं हम, ए कुछ कहीं किसी बुक में टी से डिनोट कर रखा है, ठीक है,
कहीं पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर रखा है, तो दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की मीनिंग क्या है आपकी? सेम है, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? आप देखो सिंपल, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, ए बी सी डी, जिसकी वैल्यू ए है। ए कोई मैट्रिक्स है ए बी एंड सी डी, तो बताओ ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो बच्चों ए जो ट्रांसपोज रहेगा वो आपका क्या रहेगा? कुछ नहीं करना है, आपका जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसका रो बना दो। मतलब जो मेरे पास रो है उसको कॉलम बना देते हैं। तो ए बी रो था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ए बी को कॉलम बना दिया। सी डी रो था तो यहाँ पे सी डी को कॉलम बना दिया। तो मेरे पास ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, ये अपने दिमाग में रखना, हमेशा भूलना मत, ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ए ट्रांसपोज का मतलब यही होता है। डेफिनेशंस भी आपके पास दे रखी है। क्या कह रहा है? यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास है जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है? m इंटू एन दे रखा है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो एन एम की दे रखी है, ठीक है। ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ, इस हेडलाइन देख लेना, इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम इज ऑफ ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए टी, और यहाँ पे जो टी है ये आपका ऊपर रहेगा सुपरस्क्रिप्ट में, ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब एक चीज और आती है इसमें, सिमेट्रिक। और मैं आपको देखो जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन के बीच में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन हिट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हमेशा क्या करते हो? पहले तो चैप्टर ही पढ़ते हो ना, आप हिंदी का पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, साइंस का पढ़ लो, पहले चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद ही क्वेश्चनिंग करते हो। तो वही चीज़ हम मैथ में अप्लाई करेंगे। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सी चीज़ ट्रांसपोज क्या कराता है, सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में होगी तो आपके सामने क्वेश्चन होगा, वो कहेगा दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है? तो दोनों को अगर आपके बारे में पता है कि दोनों क्या चीज़ होती है तो आप नॉर्मली आंसर कर लोगे, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, कोई चैप्टर को डिस्कस करेंगे अच्छे से। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में क्या डिफरेंस है जरा देखो। सिमेट्रिक हमारे पास कहता है कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, यदि मैं उसका ट्रांसपोज करूं, क्या करूं? ट्रांसपोज करूं, और वो ए के इक्वल ही आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाता है। लेट एग्जांपल के तौर में लेता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या लेता हूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे पास 1 था, 0 था, 0 1 है। ये मेरे पास क्या है? सपोज आई है। क्या है? आई है। यदि मैं आई डैश कर देता हूँ उसको, क्या करता हूँ? आई डैश मतलब आई ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो मेरे पास सेम यही चीज़ वापस आ जाएगी। तो यही चीज़ मेरे पास क्या आ गई? वापस आ गई। तो इसी को कहते हैं हम लोग, यदि ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिक कहते हैं। यानी कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अ सिमेट्रिक मैट्रिक इज द मैट्रिक्स दैट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ है, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यदि हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं, बड़े अच्छे से तरीके से समझेंगे। दूसरी चीज़ क्या करें, इसको सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है, जरा पॉइंट को समझना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल कूल माइंड हो से मैथमेटिक्स पढ़ो, बहुत मजा आता है, ठीक है। इसको सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ? ट्रांसपोज कर देता हूँ, लेकिन वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आता है? माइनस ऑफ ए के इक्वल। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये दे रखा है। इस मैट्रिक्स को देखो, मेरे पास ए है, यदि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, देन वी गेट, वापस आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की। इसमें क्या था? ए के इक्वल आता था, इसमें क्या था? ए के इक्वल, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल। किसके इक्वल था? ए के। लेकिन यहाँ नेगेटिव ए आ रहा है, मतलब माइनस आ जाएगा बाहर, हर एक क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे तो वापस ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए ट्रांसपोज करने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक यदि नेगेटिव बन जाती है तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अच्छे से चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? पढ़नी है, और आगे इसको लेके कंटिन्यूस चलना है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को बताओगे क्या कह रहा है? एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इन मैट्रिक्स दे रखी है, पूरा मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे रखा है, और ऑप्शन क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज नहीं है, मैंने ऑप्शन को देख के बताया कि एमसीक्यूज है, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन है साइज से। देखो
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो, इसके रो कितने हैं बताओ जरा, रो कितने हैं इसके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 3। n की बात करते हैं, n क्या है 1 2 3 4, 4 है। तो जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो क्या रहेगा m क्रॉस n, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जो ऑर्डर होता है ना उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो ऑर्डर होता है उसका क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 4 3 जा 12, तो आपके जो सेकंड का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 12 एलिमेंट्स। कितने रहेंगे 12 एलिमेंट। क्लियर हो गया। थर्ड आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट A13, पोजीशन पूछ रहा है बच्चों, देखो A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 19 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है 19 की बात कर रहा है। सेकंड क्या कह रहा है A21, बताओ जरा A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका आ गया 35, कितना आ गया आपके पास 35 आ गया। थर्ड कह रहा है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -5, कितना आ गया -5 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आगे भी 8 to 4 देखो वो आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ऑर्डर भी समझ में आ गया है, ऑर्डर भी पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ लिए और पोजीशन भी पूछ लिया। तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्या हो गई है कवर हो गई। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी को पढ़ो इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट को देखो, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा, नहीं, मैं बिल्कुल क्यों नहीं कराया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं 4 घंटे की वीडियो बना दूँ, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा, ठीक। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि आपको एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको नया मिलेगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, एक नया पैटर्न मिलेगा, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं होगी। मैं ये कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए मेरे पास आई जे कोई मैट्रिक्स है, m इंटू एन इसका ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, और आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जब दोनों का क्या होता है m और n दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल कब होंगे, यहाँ पे होंगे, तो भैया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चले, सिंपल सा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3/2 की मैट्रिक्स। 3/2 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ये तो बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया। 3/2 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट इज गिवन बाई, और ए आई जे की आपकी जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/2। एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलेंगे, आपका आर डी शर्मा को भी साथ में लेके चलेंगे, आर.एस. अग्रवाल को भी साथ में लेके चलेंगे, कोई भी बुक साथ में छोड़ेंगे नहीं किसी को, सबका कंक्लूजन लेके चलेंगे। एक कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन का टाइप है आपका, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, आई स्टैंड फॉर रो, जे स्टैंड फॉर कॉलम, ठीक है। यदि मैं बात करूँ A11 की, A11 की बात करूँ तो क्या करेंगे 1 1 डाल दो, 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 1/2, 1 -3, तो मेरे पास वैल्यू -2, यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा। अब मॉड के अंदर दे रखा है, तो मॉड के अंदर क्या होती है वैल्यू, मॉड दे रखा है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी मॉड लगे इसका मतलब अलग चीज़ होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है, ठीक है, ये चीज़ अलग होती है, और आपका ये चीज़ अलग होता है, ठीक है। ये मॉड होता है, इसका मतलब होता है कि यदि कोई क्वांटिटी अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है नेगेटिव है तो बाहर आके पॉजिटिव आती है। अब ऐसे नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला जो आपका एलिमेंट आ चुका है 1 आ चुका है, कितना आ चुका है 1, ऐसे नहीं कि बढ़ाते चलोगे, ऐसा नहीं, 3/2 की लेना है। सेकंड क्या है आपके पास A12, फर्स्ट पहले हम रो को भर रहे हैं, पहला रो क्या है, अब देखो 1 डाला और यहाँ पे कितना है 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो देखो 1/2, 1 -6, 1 -6, तो आपकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 5/2, 5/2। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट निकालूंगा। अब 2 ही रो पूछ रहे, 2 ही कॉलम है, तो भैया यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा क्या पूछेगा A21 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि आई की वैल्यू आप कितनी रहेगी, आई की वैल्यू 2 रहेगी, -3, ब्रैकेट नहीं है मॉड है, तो आपका जो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ 1/2। सेकंड क्या रहेगा आपके पास A22, इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है 1/2, 2 2 दोनों जगह रखेंगे तो 2 -6 यही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 4, यानी कि 2 यानी कि 2 आंसर आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखो 2 रो 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, लेकिन एक रो हमें और चाहिए, तो एक रो और चाहिए, तो आपके पास क्या जाएगा A31 तो 1/2 3 माइनस क्या था 3 था, चलो भैया 3 था, तो इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 0। और लास्ट आपके पास क्या है A32 यानी कि 1/2 दिख नहीं रहा होगा आपको साइड से नीचे, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। A32 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, अब आपके पास 3 आ गया -6, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो 3/2 कितना आ गया 3/2। तो आपने जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आपके कोई AIJ कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो उसको फिलअप भी कर लेते हैं हम लोग। देखो A11 की पोजीशन क्या है भैया 1, दूसरा क्या है 5/2, तीसरा क्या दे रखा है 1/2, फिर 2, लास्ट क्या दे रखा है 0 और फिर 3/2। तो ये आपके वो मैट्रिक्स है, यही वो आंसर है। तो एक ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या होगा सॉल्व होगा, ध्यान रखना, ठीक है। राइटिंग आपके टीचर की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है, तो आप समझिए अच्छे से। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द। अब देखो एडिटिव आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब उनके दोनों के रो और कॉलम सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। और आप मेरे को बताओ जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो y की वैल्यू कितनी आई, बताओ यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यानी कि y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 और x इज इक्वल टू 1। तो पहला का आंसर तो खत्म, x और z की वैल्यू हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, और तीसरी इक्वेशन जो बन रही है दैट इज 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करोगे आप, सिंपल किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, काम आने वाला है, इसलिए मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होने वाली है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने 10th क्लास में पढ़ा रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू जो निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो आपकी जो y की वैल्यू जो आएगी दैट इज 6 माइनस एक्स, वो कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली क्वेश्चन में क्या करेंगे उसको पुट करेंगे। तो 6 माइनस एक्स आपकी y की वैल्यू दे रखी है, और x तो यहाँ पे ऑलरेडी है, क्लियर हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो निकालो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, साइन इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब उसको प्लस 8 कैसे आया, देखो मैंने पहले इसको इधर लेके आया तो नेगेटिव हो गया, जब मैंने सबके साइन इंटरचेंज किए तो आपका क्या हो गया ऊपर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आप देख लेना किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, 12th क्लास का बच्चा तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो चीज़ तो आती होगी। तो x माइनस 4 मेरे पास यहाँ पे आ गया, -2 को बाहर ले तो x माइनस 4 यहाँ पे भी आ गया। तो x की दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक आपके पास 2 आ गई, एक आपके पास 4 आ गई, ये दोनों वैल्यू आप क्या रहेगी x की रहेगी। तो y की आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू अगर 2 रहते हैं तो आपकी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं, x 2 है तो y 4 आ गया, और 4 है तो 2 आ गया, तो y की वैल्यू भी आ गई। z की वैल्यू निकाल लेते हैं तो भैया 5 है, तो आपका आंसर कितना आ गया 0, यानी कि z की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर मैं z निकाल तो z इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन था, इतना हार्ड भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल पढ़ना है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको यहीं पे क्लोज करते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग इसको आगे पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से पढ़ो और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और आगे इसका थर्ड पार्ट आएगा। अब तो इस बार थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, बस क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, सब लोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।